वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा था कि कार्बनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं उनमें इन चारों में से कोई न कोई कैटेगरी होती है, चाहे वो सिंथेसिस की हो चाहे सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन हो। तो हमें क्या है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं का प्रकार यदि हमें पता चल जाता है तो उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। और जो क्रियाविधि होती है किसी अभिक्रिया की, तो क्रियाविधि में वो सारे स्टेप्स होते हैं, वे सभी उसके अंदर प्रक्रिया होती है जो उस कार्बनिक रिएक्शन के लिए आवश्यक है। तो ओवरऑल स्टेप्स की जानकारी, उस अभिक्रिया को पूर्ण करने में जितने भी पद यूज होते हैं उन सब की जानकारी को उसकी क्रियाविधि कहते हैं कि किस तरीके से ये अभिक्रिया अंत तक पहुंची है, प्रोडक्ट प्राप्त किया है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कभी कार्बनिक अभिक्रिया कोई तो एक पद में भी होती है और कोई अनेक पदों में होती है। तो जो मैकेनिज्म है वो ओवरऑल उसकी जानकारी है अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये पता चल जाए कि अभिक्रिया किस प्रकार की है और साथ ही साथ में हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि इसमें अभिकर्मक कौन सा यूज हो रहा है। जो मैंने आपको अभिकर्मक भी बताए थे कि 3 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक। तो अभिक्रिया में एक्चुअली जो हम क्रिया भी समझेंगे तो जैसे ये पहले अपन डिस्कस किया था कि एक सबस्ट्रेट होता है, एक आश्रय अणु होता है और उस आश्रय अणु पर कोई अभिकर्मक आक्रमण करता है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, एक्चुअली में कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बढ़ना, ये कार्बनिक अभिक्रिया है। सहसंयोजक बंध है तो पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। तो जैसे जैसे जो रिएक्टेंट आपस में करीब आते हैं तो इनके जो बॉन्ड्स हैं उनमें क्या होता है, वीकनेस आती है, वो कमजोर होते हैं और ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करते हैं तो एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहां पर क्या है कि प्रोडक्ट से पहले की स्थिति आती है, जहां उसकी ऊर्जा थोड़ी अधिक होती है। तो 2 प्रकार की अवस्था हो सकती है प्रोडक्ट के बनने से पहले किसी कार्बनिक अभिक्रिया में। या तो क्या होगा, एक संक्रमण स्थिति आएगी। ये जो संक्रमण स्थिति आती है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि थोड़ी ऊर्जा इसकी ज्यादा होती है, तो ये अनस्टेबल होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जहां कोई भी हायर एनर्जी की स्टेट होगी, उच्च ऊर्जा की कोई अवस्था है तो वो अस्थायी। स्टेबिलिटी के लिए ऊर्जा का निम्न होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है ये दोनों क्लोज यदि आते हैं तो क्लोज आने से क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि इसमें एनर्जी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये एनर्जी की जो बढ़ोतरी होने से जो पोजीशन होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। संक्रमण, वैसे भी जनरली संक्रमण का मतलब क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बीच की स्थिति। जैसे हम ऋतुओं की बात करें तो गर्मी और सर्दी, तो गर्मी और सर्दी के अंदर बीच की जो स्थिति है, जब गर्मी से सर्दी होती है उसको संक्रमण स्टेट कहते हैं, संक्रमण काल कहलाता है। जहाँ कहीं भी ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है पुराने और नए के बीच का जो एरा है, वो जो युग है, उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो वही यहाँ पोजीशन है, वही वर्ड यहाँ यूज किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर भी। ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। तो संक्रमण की पोजीशन ऐसे समझेंगे कि प्रोडक्ट बनने से ठीक पहले की स्थिति, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की ठीक पहले स्थिति। अब इसमें क्या है कि ऊर्जा ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी की ये स्टेट है, इसलिए ये अनस्टेबल होती है और तुरंत क्या हो जाती है, वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो संक्रमण स्थिति से क्या बनेंगे, उत्पाद। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि अभिक्रिया के अंदर एक मध्यवर्ती बनता है। प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है, मध्यवर्ती। बीच में बना है, नाम इसका मध्यवर्ती रखा गया, बीच में मध्य है, बीच में अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब साहब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है और ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों में क्या अंतर है। एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट तो क्या है, अनस्टेबल है, ये अस्थायी है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन इंटरमीडिएट जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और ये स्टेबल है।
इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनको आइसोलेट किया जा सकता है, इनकी पहचान की जा सकती है। तो ये मध्यवर्ती अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट्स। ये हमें जानना क्यों जरूरी है? तो एक बात मैंने आपको बता दी कि हम जानना चाहते हैं कि कार्बनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये हमने पता कर लिया कि सब्स्टिट्यूशन की है, एडिशन है, एलिमिनेशन है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा भी हमें आपको क्रियाविधि पता करनी है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से पद सम्मिलित है और एक्चुअल में इसमें अभिक्रिया में कौन सा जो पाथ है वो फॉलो किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें उस अभिक्रिया में होने वाले, बनने वाले इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये वो मध्यवर्ती है जो अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाने में सहायक होते हैं। क्रिया की मैकेनिज्म को यदि समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरमीडिएट्स, द टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट्स, किस प्रकार का इंटरमीडिएट्स में बनना है। यदि हमें इसकी जानकारी हो जाएगी तो हमें अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। इसलिए इन मध्यवर्ती को क्या कहते हैं अपन? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अभिक्रिया मध्यवर्ती। तो ये आपको समझना आवश्यक है। तो हमारा जो ये सिलेबस है इसमें फर्स्ट ईयर में, और वैसे भी सामान्यतः 6 प्रकार के अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इज इंटरमीडिएट्स आर पॉसिबल। नंबर 1 पहला है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, अंग्रेजी में भी कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं और इसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन। तो ये पहले प्रकार का मध्यवर्ती है जो अभिक्रिया के दौरान बन सकता है। दूसरा है कार्बेनियम। कार्बेनियम, तीसरा जो मध्यवर्ती है वो आपका है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स। चौथा है आपके कार्बीन। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, ये सभी आपके सिलेबस में है, कोर्स में है और एग्जाम में आपको किसी एक के बारे में या 2 के बारे में पूछा जाता है कार्बीन। और वैसे भी यदि कोई कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझना चाहे तो भी इनको जानना जरूरी है। पांचवा है नाइट्रीन। और छठा है बेंजाइन कह सकते हैं या इसको एराइन भी बोलते हैं। एराइन। तो ये 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो किसी कार्बनिक अभिक्रिया के बीच में बनते हैं। तो हम एक के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है, अपन पढ़ते हैं, वो है कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। देखो वैसे भी क्या होता है कि किसी परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जनरली हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लास्ट में ईएम लगता है, जैसे एल्यूमिनियम, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे? क्लोरीनियम आयन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं, बट यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पर क्या है? कार्बोनियम आयन। तो इंप्लाइड क्या हो गया कि इसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वो मध्यवर्ती होते हैं अभिक्रिया के दौरान बनने वाले ऐसे मध्यवर्ती जिनमें कार्बन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, धन आवेश हो, उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनियम आयन। कार्बन पे धन आवेश है तो वो कार्बोनियम आयन कहलाएगा। तो इसकी संरचना इसमें कार्बन जो जिसमें धन आवेश है वो sp2 संतुलित होता है। जिस कार्बन पे धन आवेश है वो कार्बन जो है कैसा है? sp2 हाइब्रिड पोजीशन के अंदर है। और इसकी जो ज्यामिति है sp2 संतुलन है तो ज्यामिति कैसे हो जाएगी? प्लेनर ट्रायंगल, प्लेनर ट्राइगोनल।
प्लेनर होता है और कैसा होता है ट्राइगोनल, समकोण त्रिमितीय, समकोण त्रिकोणमितीय, समकोण समतल त्रिकोण, यहाँ है प्लेनर यानी समतल त्रिकोण, प्लेनर समतल। तो सामान्यतः आप इसको ऐसे देख सकते हैं इस रचना को, ये कार्बन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और sp2 संकरण अवस्था में, यानी इसके पास क्या है 3 अलग अलग बंधों से ये बंधा हुआ है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर 3 सिग्मा बंध से ये बंधा हुआ होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका क्या होता है बंध कोण होता है और ये कैसा है समकोण समतल त्रिकोणीय है। तो इसकी संरचना के बारे में है कि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर आवेश कैसा है धनावेश है और sp2 संकरित अवस्था में होने से इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब कार्बोनियम आयन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम, तो ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है वो कार्बन किस प्रकार का है, उसके आधार पर ही कार्बोनियम आयन के नाम हैं। सामान्यतः कार्बोनियम आयन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कहलाता है आपका स्मॉल p, दैट मीन्स प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक और टर्शियरी। प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और टर्शियरी कार्बोनियम आयन, और इनको हम क्या कहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जिस कार्बन पे धनावेश है वो यदि कैसा है प्राइमरी है तो उस कार्बोनियम आयन को हम क्या कहेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, प्राथमिक कार्बोनियम आयन। उदाहरण के तौर पर जैसे ये मिथाइल, तो यह कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा कार्बन है प्राइमरी। इसी प्रकार से ये आप देखें ये भी कार्बोनियम आयन है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से ही बंधा हुआ है। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, प्राइमरी कार्बन वे कार्बन होते हैं जो केवल और केवल एक ही कार्बन से बंधे हुए होते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो केवल किसके बीच में है, एक कार्बन से ही बंधित है, तो वो कहलाते हैं प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है, प्राइमरी कार्बन में है, इसलिए कौन सी कैटेगरी के कार्बोनियम आयन हुए, इट इज ए प्राइमरी कार्बोनियम आयन। एक और एग्जांपल ये प्रोपिल कार्बोनियम आयन, ये बेंजीन कार्बोनियम आयन, ये सब प्राइमरी कार्बोनियम आयन हैं। इसका नाम है आइसोब्यूटिल कार्बोनियम आयन, आइसोब्यूटिल कार्बोनियम आयन। तो ये सभी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है ये सब प्राइमरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनका बोलेंगे प्राथमिक, बोलेंगे स्मॉल p या 1 d। दूसरे प्रकार के कौन से हो गए, द्वितीयक, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, जिसको स्मॉल s या 2 डिग्री कहते हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इन कार्बोनियम आयन में वो किस पे है, वो सेकेंडरी कार्बन पर है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब जो 2 कार्बन से बंधा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपिल, ये सेकेंडरी, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो 2 अन्य कार्बन से बंधा हुआ है। इसी प्रकार से आइसोब्यूटीन, सेकेंडरी कार्बन है, क्यों कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के हैं। अब तीसरा जो है वो है तृतीयक कार्बोनियम आयन, टर्शरी और 3 डिग्री। तो बाय द डेफिनेशन क्या है, ये तृतीयक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप बोलेंगे तृतीयक कार्बोनियम आयन। और तृतीयक कार्बन कौन सा होगा, जो 3 कार्बन से बंधा हुआ है। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से बंधा हुआ है उसको आप बोलेंगे टर्शियरी कार्बोनियम आयन। सो हियर इट इज एग्जांपल ऑफ दिस टर्शियरी कार्बोनियम आयन। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल, TRT, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम। ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। इस प्रकार से some more examples are here. It is also an amyl टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो ये मैंने 3 प्रकार के आपको कार्बोनियम आयन बताए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर है। अब ये किन अभिक्रियाओं के दौरान ये बनते हैं, ये आपको बता देता हूं मैं कि कैसे कार्बोनियम आयन जो है बनाए जाते हैं या अभिक्रिया की किस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो कार्बोनियम आयन बनते हैं। Reactions of formation, कार्बोनियम आयन किन अभिक्रियाओं में बनते हैं। जैसे ये एल्कीन है तो एल्कीन का क्या हो, प्रोटोनीकरण। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन होता है। तो यहां पर आप देखें कार्बोनियम आयन बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनते हैं। इसी प्रकार से अल्कोहल, और यदि उसका प्रोटोनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटॉन क्या है H+, तो भी यहां पर आप देखें कार्बोनियम आयन बनता है। कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसका यदि प्रोटोनीकरण होता है तो भी क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, प्राइमरी एमिन, चाहे वो एरोमेटिक भी हो सकती है और एलिफेटिक भी हो सकती है। और इसकी अभिक्रिया किसकी तरह पे है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, NaNO2 + HNO3, इट इज ए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है, सॉरी NaNO2 + HCl, ये नाइट्रस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO2। HNO2 जो है नाइट्रस एसिड कहलाता है। और एक कब बनेगा, जब NaNO2 और HCl की अभिक्रिया होगी, चाहे H2SO को भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ क्या होता है, इसको डाई एल्यूटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, आपने पढ़ी होगी डाई एल्यूटाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आप देखिए डाई एल्यू बनता है और फर्दर नाइट्रोजन गैस अलग होने के बाद में क्या बनता है आपका कार्बोनियम आयन। तो मैं कुछ अभिक्रिया आपको बताई है, इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कार्बोनियम आयन जो है बनता है मध्यवर्ती के रूप में। अब कार्बोनियम आयन की अभिक्रिया, आप इसको ध्यान से देखें, मुझे रिएक्शन या लिख रहा हूं, आप इसको नोट भी कर देना है। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनियम, तो मुख्यतः मैंने आपको बताया कि कार्बोनियम आयन में क्या होता है, कार्बन में धनावेश होता है। तो आप जानते हैं कि जिस किसी भी परमाणु में या किसी अणु के अंदर जिस पे धनावेश है, तो धनावेश किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या होगा, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पर ये क्या करता है, बंध बनाने का प्रयास करता है इलेक्ट्रॉन लेकर।
तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कार्बोनियम आयन जो है कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यदि है तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उससे ये बंध बना लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो ये जनरल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसकी कार्बोनियम आयन की। दूसरी अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ये OH माइनस की अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। दूसरी अभिक्रिया में जैसे ये कार्बोनियम आयन है तो यहाँ पर डिसप्रोटोनेशन हो सकता है। डिसप्रोटोनेशन से क्या होता है, एक गैस निकल के एल्कीन बनती है, असंतृप्त यौगिक बनता है, असंतृप्त एल्केन बनती है। ये जो मुख्य अभिक्रिया है इसकी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या है, वो है इसकी अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि रीअरेंजमेंट होता है। हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन में कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और वहां पर निश्चित तौर पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या वहां डिसप्रोटोनेशन होगा। बट कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वही न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है और वो क्यों बनता है, वो मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी प्रोडक्ट बनता है। इसलिए वहां पर प्रोडक्ट बनने से पहले रीअरेंजमेंट होता है। मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, केवल माइग्रेशन होता है, स्थानांतरण होता है, एक समूह का या परमाणु का स्थानांतरण होता है। और ये क्यों जरूरी होता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं आपको एक अभिक्रिया बता रहा हूं, जैसे ये देखें आप, ये नियोपेप्टाइड है, कार्बोनियम नियोपेप्टाइड, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन में क्या होता है, ये लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी का मैं डिस्कशन अभी नहीं किया है, उसको मैं इंडिविजुअली बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो कई बात में बताएंगे। अभी आपको क्या है कि इसकी प्रीलिमिनरी जानकारी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी। मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ बताता हूँ कि कार्बोनियम आयन की जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो टर्शियरी इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा इसका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये जो कार्बोनियम आयन यहाँ पे दिख रहा है नियोपेप्टाइड, इट इज अ प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने से पहले, किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ने से पहले यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट क्या हुआ, इस मिथाइल ग्रुप का, इसका केवल एक ही बात है, इसका क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ, इसका स्थान परिवर्तन किया। 2 नंबर कार्बन से कहां चला गया, 3 नंबर कार्बन पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया है, बीच वाले कार्बन। अब आप बताइए कि ये कार्बोनियम आयन कैसा है, ये क्या है, टर्शियरी कार्बोनियम आयन, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होता है, पहले रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, जैसे X माइनस है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और डिसप्रोटोनेशन होगा तो भी जो एल्कीन बनेगी वो ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कार्बोनियम आयन की है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, बीच में मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनने के लिए रीअरेंजमेंट होता है, किसी समूह का माइग्रेशन होता है और बाद में जो प्रोडक्ट है वो दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो आज मैंने आपको ये बताया, कार्बोनियम आयन की जानकारी दी, उसके प्रकार आपको बता दिए और किस प्रकार से ये बनता है और कौन कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसको मैंने आपको बताया। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ अपने को ये भी देखते रहना है कि ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रियाओं में, आप देखें इसको, और भी अभिक्रिया आपने जो आज तक पढ़ी है उनमें भी आप इसको जांचने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।